Dear students, today in this present lecture we will discuss on the safety aspects, that is the unit 10 of our research and methodology syllabus. And in these safety aspects we will look on some toxicological parameters, what are the guidelines provided by the Indian government, provided by the WHOs or the other related organization. So this is our syllabus. As you can see, I have divided the unit 10 into 4 parts. First is the protocols for assessing acute, subacute and chronic toxicity studies. Second is the familiarization with the Ayush guideline as per the rule 170, CDSCO guidelines as well as the OECD guidelines. तो ये जो प्रेजेंट लेक्चर है, जो प्रेजेंट टास्क है सेफ्टी एस्पेक्ट के ऊपर, हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम हर्बल ड्रग के साथ डील कर रहे हैं तो हर्बल ड्रग्स के अंदर जो आमतौर पर हम जो चेक करते हैं इसकी पोटेंसी कितनी है, उसकी एक्टिविटी कितनी है, वो किस डिसीज़ के अगेंस्ट किस तरह से कितना अच्छा काम कर रहा है। आपको शायद ध्यान होगा जो मैंने अपना पुराना जो प्रीवियस लेक्चर मैंने जो दिया था उसके अंदर मैंने गुड लेबोरेटरी GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के बारे में बताया था। और इस गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के अंदर मैंने एक टर्म बताई थी कि वाई के GLP की जरूरत क्यों पड़ी। तो जस्ट आई एम जस्ट कीपिंग यू इन बैक, जस्ट एक थोड़ा सा बैक करके जरा सा समझाने की कोशिश ये है कि उस समय ये था कि जो टॉक्सिकोलॉजिकली डाटा था, वो टॉक्सिसिटी जो डाटा था एनिमल्स और ह्यूमंस के ऊपर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा था और उस वेरिएशन के कारण WHO को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि एक यूनिफॉर्म ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए जिसके अंदर इन जो टॉक्सिसिटी डाटा है एनिमल के ऊपर या क्लिनिकल एस्पेक्ट में उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाए और वो सब जगह पे स्वीकार्य हो जाए। तो अगर हम कोई सी भी नई ड्रग बनाते हैं और या फिर पुरानी क्लासिकल ड्रग्स को चेक करते हैं तो आज के समय के अनुरूप हमें इस चीज़ का डाटा उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है कि उसकी टॉक्सिसिटी क्या है। और देखिए, हम डायरेक्टली किसी भी पदार्थ की किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी आज के समय में ह्यूमंस के ऊपर नहीं चेक कर सकते। उसके लिए प्रोटोकॉल कहता है कि पहले वो एनिमल्स के ऊपर स्टडी की जाए और उसके बाद फिर वो ह्यूमन के ऊपर देखी जाए। अगर एनिमल में उसकी टॉक्सिसिटी नहीं परसिस्ट होती फिर हम उसको ह्यूमन में ट्रायल करते हैं। लेकिन अगर उसकी एक्टिविटी जो उसकी टॉक्सिसिटी है वो एनिमल में ही आ जाती है पहले, तो फिर हम ह्यूमन के लिए नहीं जाते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी ड्रग या किसी नई हर्ब्स ने किसी नई बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए अगर एनिमल्स में अपनी एक्टिविटी के साथ साथ टॉक्सिसिटी दिखाई है तो वो टॉक्सिसिटी वाले हर्ब्स को हम ह्यूमन के लिए ले जा सकते ना, बिल्कुल नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वाई सेफ्टी एस्पेक्ट की जरूरत क्यों है। तो एज वी नाउ दिस इज द टॉक्सिसिटी इज द स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द केमिकल ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो, उसके ऊपर कोई सा भी केमिकल या हर्ब्स, क्योंकि हमारे जो हर्ब्स हैं दैट इज द मल्टी केमिकल द कम्बिनेशन ऑफ द मल्टी केमिकल्स। तो किसी भी केमिकल का लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट है उसके बारे में अगर जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉक्सिसिटी। सो अब ये जो टॉक्सिसिटी है ये कुछ खास पॉइंट्स को की जाती है कि जैसे कि हम के मैन के ऊपर क्या है, इसके ह्यूमन के ऊपर उसका क्या पोटेंशियल इफेक्ट पड़ रहा है, एनिमल्स के ऊपर और इवन दो एनवायरनमेंट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है और हम कैसे इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे सपोज अगर मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी की बात करें तो हमने कोई मेडिकेशन बनाई
और मेडिकेशन बनाने के बाद एज प्रोसेस हमने उसको एनिमल ट्रायल के ऊपर लिया। पोटेंसी बहुत अच्छी है, अभी तक की ड्रग बनी भी नहीं है, लेकिन वो टॉक्सिसिटी शो करी। तो इसका मतलब हम ऐसा नहीं है कि उस टॉक्सिसिटी के कारण उसको छोड़ देते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि उसकी टॉक्सिसिटी को कैसे मिनिमाइज किया जाए, कैसे कम किया जाए। लेकिन उसका असेसमेंट का जो है फर्स्टली पहले एनिमल के थ्रू ही होगा। तो दिस इज द सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट है कि कैसे उसके इम्पैक्ट को हम इन्वायरमेंट में, एनिमल में, ह्यूमन मैन के ऊपर हम कम कर सकें। और ये जो टॉक्सिकोलॉजी जो थिंग्स है, जो टॉक्सिकोलॉजिकली पार्ट्स है, ये किसी भी ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इवन दो जो ड्रग डिस्कवरीज के पैटर्न हैं कि पहले लैब के अंदर होगा, लैब के अंदर होने के बाद एनिमल पे, एनिमल के बाद फिर लीड ऑप्टिमाइजेशन, देयर इज अ डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस व्हेन वी आर गोइंग फॉर द ड्रग डिस्कवरी। तो हर प्रोसेस के अंदर टॉक्सिकोलॉजिस्ट है वो हर बार अलग अलग स्क्रीनिंग मेथड के थ्रू किसी न किसी एंड पॉइंट के ऊपर पहुंचता है, कंसंट्रेट करता है और उसके बारे में अपना कंक्लूजन देता है। तब हम उस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप की ओर ड्रग डिस्कवरी में मूव करते हैं। इट्स आल्सो एज्यूम दैट अगर हम हर्बल ड्रग की बात करें तो हम लोग ये अधिकतर क्या बहुत ज़्यादा मानते हैं कि अगर किसी भी पॉपुलर हर्बल ड्रग की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बहुत पुराना इतिहास है, उसके अंदर वर्णित है, तो आमतौर पर उसको सेफ माना गया है कि इसके अंदर किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है हमारे सामने, आप इसको समझिए कि अप टू विच एक्सटेंट to which the absence of the evidence of toxicity could be considered as the evidence of the absence of toxicity or the safety of the herbal medicine। means अगर हमें किसी हर्बल प्लांट की मेडिसिन की टॉक्सिसिटी का एविडेंस जो है उसका डाटा अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम इस चीज को ये मान सकते हैं कि इसके अंदर टॉक्सिसिटी है ही नहीं? मान लीजिए मैं एक किसी ड्रग की बात कर रहा हूँ और उस ड्रग के अंदर ये चीज सामने आ रही है कि ओके प्रीवियस इसका डाटा चेक करते हैं, तो पहले कभी भी किसी भी रिसर्च लैब ने, किसी साइंटिस्ट ने इसके बारे में अपनी टॉक्सिसिटी नहीं बताई इस प्लांट की। तो क्या इसका मतलब टॉक्सिसिटी नहीं बताई, तो क्या इसका मतलब हम ये चीज समझेंगे कि ये जो ड्रग है इसकी टॉक्सिसिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये सेफ है? तो दिस इज द क्रूशियल क्वेश्चन। सो दूसरी चीज, अगर हम किसी भी हर्बल ड्रग्स के केस के अंदर हम क्लिनिकल ट्रायल की ओर जाना चाहते हैं, तो जो फिजिशियन है इसको हर हालत में किसी भी नई ड्रग का टॉक्सिसिटी इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, और वो भी जो WHO या अदर्स जो हमारी इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको हैंडल करती हैं, उनके अकॉर्डिंग दिए हुए एनिमल मॉडल के अनुरूप। इसके लिए जो क्लिनिशियन है वो क्या करता है, इसके द्वारा वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। जैसे कि ह्यूमन में जाने से पहले एनिमल में अगर जो चीज़ हो रही है तो हम उसको कहेंगे नॉन क्लिनिकल स्टडीज। क्या उसके अंदर साइन रहा, क्या सिम्टम रहे, एनिमल के ऊपर भी कितना उसने रिस्पॉन्स दिया, कितनी उसकी गति रही, कितनी उसकी प्रगति रही रिस्पॉन्स की, कितने दिन के अंदर उसने टॉक्सिसिटी शो करी, कितनी डोज के अंदर उसने टॉक्सिसिटी शो करी। ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले वो ठीक रहा, कुछ समय बाद वो रिवर्स एबिलिटी आ गई, किस किस ऑर्गन को उसने अपना टारगेट, अपना शिकार बनाया। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं, उन सारे पैरामीटर की जानकारी एक क्लिनिशियन जो क्लिनिकल रिसर्च करता है उसको इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसी के आधार पर वो क्लिनिकल डाटा का जो सिस्टम है या क्लिनिकल डाटा को मैनेज करने के लिए जो एक प्रोटोकॉल्स बनाता है उसको उसके अनुरूप वो आगे बनाने का प्रयास करता है, और तभी उसके बारे में, उसके सक्सेस रेट के बारे में वो शो होता है। अगर हम देखें कि एट्रिशन रेट कितना है न्यू ड्रग कैंडिडेट का, तो आप ये चीज देखें, ये एक करंट प्रोटोकॉल इन टॉक्सिकोलॉजी की जनरल के अंदर इन्होंने दिया हुआ था। आप इससे समझ सकते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी। और मतलब आप ये देखिए कि अगर हम ऊपर से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है
1,00,000 NC मीन्स न्यू केमिकल एंटिटी एग्जामिन, मीन्स जो कोई सी भी न्यू ड्रग है उसको सबसे पहले जो किया गया 1,00,000 न्यू केमिकल एंटिटी न्यू ड्रग्स ली गई। न्यू ड्रग्स मीन्स जिसमें एक मॉलिक्यूल है उसको हम कहते हैं न्यू केमिकल एंटिटीज NCE। अब देखिए उसको प्री क्लिनिकली इवेल्युएट किया, क्लिनिकल में जाने से पहले तो उसके अंदर देखा कि 100 ही 1,00,000 में से ह्यूमन में जाने के लिए एलिजिबल पाई गई। देखिए 1,00,000 से 100 मीन्स 0.1% गोज फॉर द क्लिनिकल ट्रायल। इतना बड़ा अंतर आ गया, क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट पैरामीटर है, टॉक्सिसिटी है, बायोअवेलेबिलिटी है, फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोडायनेमिक है, ये सारे पैरामीटर्स को उनकी कसौटी पर इन सबको जब परखा जाता है तब जाके केवल 100 ही बचती हैं। और उस 100 में से आप देखेंगे कि केवल 10 से 20% ड्रग ही मार्केट में जा पाती हैं। वो कितना रेशियो हो गया? 0.01 to 0.02%। और नीचे जाइए तो आप देखेंगे कि उसमें से वो 10 से 20 ड्रग में से केवल 2 ड्रग ही प्रॉफिट देती हैं। मतलब कंपनी जो बना रही है उसकी बिक्री जो है वो इतने, तो मीन्स आपने 1,00,000 से स्टार्ट करी, 100 क्लिनिकल ट्रायल पे पहुंची, 10 या से 20 उसके अंदर मार्केट में गए, उसमें से केवल 2 सक्सेस हुई। तो मीन्स जो रेशियो चला गया वो चला गया 0.002। तो आप इसी से समझते हैं कि सक्सेस रेट कितना है। मतलब 1,00,000 से, मतलब आप समझिए कि कितनी ज़्यादा कम हम लोगों को जो रिसर्चर हैं, जो ड्रग डिस्कवरी फील्ड के अंदर लोग काम कर रहे हैं, उनको किन किन पैरामीटर के थ्रू कैसे कैसे करके, मतलब एट द एंड आके जाके उनके पास 0.002% एक तरह से देखा जाए कंपनी के पास प्रॉफिटेबल ड्रग्स आती है, ये प्रॉफिट देती है। अगर हम एक टिपिकल टॉक्सिकोलॉजी प्रोफाइल देखें तो उसके अंदर ये एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि डेफिनेटिव टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल मीन्स कि जो भी आप यूज ड्रग को टॉक्सिकोलॉजी पैरामीटर पे चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने कहा कि उसकी रिलेटिव जो उसके अंदर कंटामिनेटेड रेजिडुअल पार्ट है, मतलब मान लिया आपकी ड्रग आपने कहा 100%, ऐसा तो नहीं है कि वो 100% प्योर है, उसके अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होंगे जो कि टॉक्सिसिटी जनरेट कर रहे होंगे। तो उनका कहना है कि जो अलग से, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा समझिए, एक हार्ब है उसके अंदर 10 कंपाउंड है, 8 कंपाउंड जो हैं वो पोटेंसी शो कर रहे हैं एक्टिविटी, और 2 कंपाउंड है जो टॉक्सिसिटी शो कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि उस प्रोफाइल के लिए आपको जो 2 हैं जो एक्टिविटी भी शो कर रहे हैं लेकिन टॉक्सिसिटी भी शो कर रहे हैं, उनकी पोटेंसी रिलेटिव दूसरे के कंपैरिजन में कितनी है उसको चेक करना है। उसके बाद आता है जेनेटिक टॉक्सिकोलॉजी एंड एक्यूट टॉक्सिकोलॉजी, मींस केमिकल की उस प्रॉपर्टी को चेक करना जो कि ह्यूमन और एनिमल बॉडी के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डैमेज करता है, जिसके कारण कैंसर और अर्ध तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है, उसको चेक करना। उसके लिए डेफिनेटिव टॉक्सिकोकाइनेटिक्स पैरामीटर के अकॉर्डिंग देखा है, फिर रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट टॉक्सिकोलॉजी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप इन विट्रो और इन विवो के अंदर कंपैरेटिव मेटाबॉलिज्म तक को चेक करते हैं कि बॉडी के अंदर जाने के बाद, एनिमल या ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद वो मेटाबोलाइट जो केमिकल हो रहा है उसकी एक्टिविटी क्या है, कहीं वो तो टॉक्सिसिटी जनरेट तो नहीं कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं सब क्रोनिक टॉक्सिकोलॉजी। सब क्रोनिक टॉक्सिकोलॉजी मीन्स ये 14 से 90 दिन के अंदर चेक की जाती है। उसके अंदर हम सेफ्टी प्रोफाइल को चेक करते हैं और इन्वायरमेंटली असेसमेंट करते हैं कि गाइडलाइन को देखते हैं कि भाई असेसमेंट एक्सपोजर कितना हो रहा है। उसके बाद हम चेक करते हैं क्रोनिक टॉक्सिकोलॉजी, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है 6 महीने से 9 महीने से 12 महीने तक का टाइम पीरियड उसके हिसाब से दिया गया, इसके अंदर चेक करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कार्सिनोजेनेसिटी स्टडी, मीन्स कार्सिनोजेनेसिटी स्टडी जो सबसे ज़्यादा 2 साल का लगभग टाइम लेती है। उसके अंदर हम फिर मेजर जो मेटाबोलाइट है उनकी टॉक्सिसिटी को चेक करते हैं, उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, क्वांटिफिकेशन स्टडी एज पर ICH गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये एक जस्ट टू नो कि क्या क्या किस तरह की टॉक्सिसिटी स्टडीज जो हम करते हैं, जो
टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो है, साइंटिस्ट है, वो इन चीज़ों को परफॉर्म करता है। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर एक ये बताने का प्रोसेस किया गया है कि ड्रग डिस्कवरी प्रोटोकॉल कैसे हो। इससे हमें ये समझने में आसानी मिलेगी कि एग्जैक्ट प्रोसेस, पूरा प्रोसेस क्या है जिसके, तो एक तो हमें पता लगता है कि मार्केट के अंदर दवाई आ गई, मेडिसिन आ गई, न्यू मेडिसिन लॉन्च होगी, लेकिन उस लॉन्चिंग के करने से पहले कितना समय लगता है, तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे एलो हियर, तो एलो मीन्स दिस इज द लीड ऑप्टिमाइजेशन। इसको दिया गया है अर्ली ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी 3 पार्ट में स्पेसिफिकली डिवाइड की गई, अर्ली ड्रग डिस्कवरी, नॉन क्लिनिकल डेवलपमेंट और क्लिनिकल ट्रायल, और एट द एंड हम उसको कहते हैं लॉन्च। अब अगर हम टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो अर्ली ड्रग डिस्कवरी है, जो लीड ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्ट है, मतलब हमने किसी एक ड्रग के एक मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया या सेवरल मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया, उसको हम फ्लैग बना रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी शो करे, तो इसके अंदर हम शॉर्ट टर्म टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन करते हैं। मतलब जो छोटे समय काल अंतराल के अंदर जो टॉक्सिसिटी पर टेस्ट हैं उनको इसमें परफॉर्म किया जाता है। हेयर CS का जो मतलब है वो है कैंडिडेट सिलेक्शन के। इस अर्ली ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस के बाद हम जितने भी मॉलिक्यूल से जितनी हब्स हैं उसके अंदर से हम ड्रग सिलेक्शन या कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। हाँ, अब हम इसको फर्दर पैरामीटर पे चेक करेंगे, जैसे कि नॉन क्लिनिकल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होगा, जीनोटॉक्सिसिटी को चेक करेंगे, 30 दिन से कम समय के अंदर टॉक्सिकोलॉजी और टॉक्सिकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को हम चेक करेंगे। यहाँ पर नॉन क्लिनिकल डेवलपमेंट के अंदर इन स्टडीज को किया जाएगा, जिसके जरिए हम जो जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है किसी भी केमिकल का, उसके बारे में, और टॉक्सिकोकाइनेटिक स्टडी, मेटाबोलाइट की स्टडीज इसमें करते हैं। Then we go with the FHD, that is the फर्स्ट ह्यूमन डोज, मतलब मीन्स अर्ली ड्रग डिस्कवरी हुई, नॉन क्लिनिकल डेवलपमेंट जिसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर की तरह उसको और विकसित किया, उसके बाद हमारे पास आता है कि पहली ह्यूमन डोज क्लिनिकल ट्रायल में जाने के लिए, उसमें फिर हम फेज 1 और फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल के बाद हम प्रोडक्ट के बारे में, PD मीन्स प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेते हैं, जानते हैं कि ओके अब ये प्रोडक्ट 3 फेज में जाएगा और उसके बाद हम इसे सबमिट करेंगे और उसके बाद वो लॉन्च होगा। तो ये जो नीचे दिया हुआ है जैसे FHD फर्स्ट ह्यूमन डोज, तो इसके अंदर जो फेज 1 होगा, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से बताऊंगा। तो इसके अंदर 6 मंथ से कम समय की टॉक्सिकोलॉजी, उसकी मेटाबॉलिज्म, टॉक्सिकोकाइनेटिक डेवलपमेंट, टॉक्सिकोलॉजी, ये सब हम ह्यूमन के अंदर चेक करते हैं, मॉडल के अंदर, नॉट मॉडल, ह्यूमंस के अंदर चेक करते हैं। उसके बाद फिर 6 महीने से ज़्यादा की टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, ऑन्कोजेनिसिटी, इन्वायरमेंटल असेसमेंट, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं और सबमिट करने के बाद जब लॉन्च करते हैं, देन सपोर्ट फॉर द अल्टरनेट डिलीवरीज, फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन, तब इस कंसेप्ट की ओर देखते हैं। तो एक होल प्रोसेस है जो 6 से 12 साल तक का कम से कम समय लेता है। और जब हम जैसे सुनते हैं US FDA, यूनाइटेड स्टेट फेडरल ड्रग एंड फूड एजेंसी, तो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है US की, और यूरोपियन यूनियन जो अलग अलग कंट्रीज की हैं, उसके अंदर ये पूरा सारा प्रोटोकॉल जो है गवर्नमेंट की निगरानी में चलता है। गवर्नमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी के अंदर चलता है, और सारा जितना भी डाटा जो कंप्यूटर से जनरेट होता है, उन सब डाटा को ये बड़ा सीरियसली इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद इनसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये एक होल ड्रग डिस्कवरी का मार्केट में आने तक का टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड के अंदर किस तरह की गतिविधियां टॉक्सिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती हैं, ये स्लाइड के अंदर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। अब हम कुछ और जो शब्द हैं, जो कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम बोल देते हैं LD50 वैल्यू क्या है, LC50 वैल्यू क्या, व्हाट इज द बायोलॉजिकल वैल्यू, व्हाट इज द थेरेप्यूटिक वैल्यू, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत
हम जानकारी लेंगे। तो ये जो दो टर्म्स ज़्यादा यूज़ की जाती हैं टॉक्सिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द LD50 वैल्यू एज वेल एज द LC50 वैल्यू। तो LD50 मीन्स लीथल डोज, मीन्स अमाउंट जो मटेरियल, जो हर्बल ड्रग जो हम दे रहे हैं उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट जो एक बारी में दिया जाए एनिमल्स में, और जिस ग्रुप जो टेस्टिंग एनिमल का जो ग्रुप है उसको दिया जाए, इस प्रकार दिया जा रहा है कि जिसके कारण उनमें से 50% मर जाते हैं। मीन्स द अमाउंट ऑफ मटेरियल गिवन एट वंस विच कॉज द डेथ ऑफ 50% ऑफ द ग्रुप ऑफ द टेस्ट एनिमल। जो किसी भी टेस्ट जो हम टेस्ट के लिए ग्रुप बना रखे हैं उस ग्रुप के 50% एनिमल को मरने का कारण बने एक बारी देने के बाद ही, उसको उन्होंने नाम दिया lethal dose। and this is the one way to measure the short term poisoning potential, or means we can see the acute toxicity of the material। ये एक वे है जिसके जरिए हम शॉर्ट टर्म पॉइजनिंग पोटेंशियल, उसकी क्षमता के बारे में जांच सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो टॉक्सिसिटी टेस्ट है, एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट है, ये रेट और मार्क्स में किया जाता है और इसको एक्सप्रेस किया जाता है मिलीग्राम पर 100 ग्राम्स फॉर स्मॉलर एनिमल और पर किलोग्राम फॉर द बिगर टेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द टेस्टेड एनिमल, ठीक है। इसको इस वे में एक्सप्रेस करते हैं। एलसी मीन्स लीथल कंसंट्रेशन, मीन्स इसको कहते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल इन एयर, बट इफ यू आर डूइंग विद एनवायरमेंटल स्टडी इट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड द केमिकल कंसंट्रेशन इन द वाटर। तो यह है लीथल कंसंट्रेशन that kill the concentration of the chemical in the air that can kill the 50% of the test animal in a given time। पहला अगर LD वैल्यू की बात करें तो LD वैल्यू क्या चेक कर रही है कि 50% जो टेस्टेड एनिमल ग्रुप है उसकी डेथ का कारण बन रहा है, उसमें टाइम नहीं दे रहे हैं। और LC50 वैल्यू मीन्स the concentration that kill 50% dot in a given time, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वो 50% से ज्यादा एनिमल को किल करे, तो इसको नाम दिया लीथल कंसंट्रेशन। वो पहली क्या थी, लीथल डोज, इतना अमाउंट। और ये क्या करे, कंसंट्रेशन एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर किल करने का काम करे। और जो दोनों पॉइंट से, जो दोनों ILC50 और LD50 वैल्यू से जो इंफॉर्मेशन में कलेक्ट करती है, मिलती है, वो बहुत काम आती है डोज को चूज करने में। जैसे कि एक ने कहा कि इतना अमाउंट देने पर 50% मर रहे, तो मीन्स जो डोज होगी, जो देने की जो स्टडीज के लिए डोज होगी, वो इससे कम होनी चाहिए, काफ़ी कम होनी चाहिए। और या फिर उसके द्वारा हम ये भी चेक कर सकते हैं कि डिले टॉक्सिसिटी के, मतलब अगर हम और कम अमाउंट करें तो वो चेक करें कि कितनी डिले हो रहा है, कितनी देरी हो रही है टॉक्सिसिटी आने के बाद। सो जो जो एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज है वो हमें हेल्प करती है स्टार्टिंग डोज का सिलेक्शन करने में फेज 1 ह्यूमन स्टडीज के अंदर। अगर हम फेज 1 ह्यूमन स्टडीज में जा रहे हैं तो ये हमें बहुत हेल्प करती है कि स्टार्टिंग डोज क्या होनी चाहिए और प्रोवाइड द वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द एक्यूट ओवरडोज, कि ओवरडोज अगर इससे ज़्यादा देंगे तो वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड द थेराप्यूटिक एक्टिविटी। हम दोनों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सो थेराप्यूटिक मीन्स द इंटरवेंशन दैट कैन रिजल्ट इन द amelioration of the manifestation of the human disease, means a human disease के प्रकटीकरण के या उसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो थेरेपी दी जा रही है उसको उन्होंने नाम दिया थेराप्यूटिक एक्टिविटी। वो एक्टिविटी कहलाएगी। लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटी मीन्स ए चेंज इन द बेसलाइन फंक्शन ऑफ द एनिमल और ए पार्ट ऑफ द एनिमल ऑफ एन एनिमल brought about by the administration of the test substance। आप टेस्ट सब्सटेंस दे रहे हैं, टेस्ट कंपाउंड आप दे रहे हैं, उसके बाद किसी एनिमल की जो बेसिक फंक्शनल है उसके अंदर क्या चेंज हो रहा है, उसके पार्ट, एनिमल के किसी पार्ट में क्या चेंज हो रहा है, उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल एक्टिविटी, क्या चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी ह्यूमन डिसीज के बारे में
अगर उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके ट्रीटमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए जो हम वो दे रहे हैं, जो इफेक्ट आ रहा है, उसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज थेराप्यूटिक एक्टिविटीज। सो अब हम नाउ वी विल लुक ऑन द एक्यूट toxicity as well as the subacute or subchronic toxicity by checking and their protocol that has been mentioned. So in this case, so acute toxicity क्या है? This means the adverse effect occurring within a short time, usually up to a 2 month, by administration of a single dose of a substance or a multiple dose given within 24 hours. मीन्स एनिमल्स में अगर हम एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी की बात करें तो उनके कहना है कि अगर किसी भी एक मेडिकेशन को सिंगल या मल्टीपल डोज के अंदर 24 घंटे के अंदर दी जाती है और उसके बाद उसको देने के बाद उसके क्या जो एडवर्स इफेक्ट हैं, जो साइड इफेक्ट हैं, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, जिसको उन्होंने कहा कि मैक्सिमम इट कैन बी अप टू 2 मंथ, तो उसके अंदर जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं उसकी स्टडीज को उन्होंने नाम दिया है हमने कि एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज। और उस एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज के लिए वी हैव गॉट द प्रोटोकॉल्स, जो अपनी CCRS की वेबसाइट के ऊपर भी क्लिनिकल सर्च और अदर्स जो उन्होंने 2018 के अंदर एक गाइडलाइन दिया उसके अकॉर्डिंग है। तो दीज आर द प्रोटोकॉल मीन्स विच टाइप ऑफ एनिमल स्पीसीज वी सिलेक्ट। तो उनके कहना है कि The study should be carried out in 2 rodent species, mice और rat, 2 होने चाहिए। दूसरी चीज सेक्स रेशियो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होने चाहिए, और इसके अंदर प्रेग्नेंट केस नहीं होना चाहिए फीमेल का, ना और ना ही इसके अंदर नलीपेरस मीन्स those type of animal who has never given birth नहीं दिया, that should be used। तो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए और नलीपुरुष होनी चाहिए। कितने नंबर कितने एनिमल्स यूज कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज के लिए हमें मिनिमम हर सेक्स की, मेल और फीमेल की 6 एनिमल यूज करने होंगे। डोज लेवल एंड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनका है कि द लिमिट विल बी द 2 ग्राम पर kg और एटलीस्ट 10 टाइम ऑफ द इंटेंडेड क्लिनिकल थेराप्यूटिक डोज विच एवर इज लेस। तो ये 2 ग्राम पर kg या फिर 10 टाइम्स ऑफ द इंटेंडेड क्लिनिकल थेराप्यूटिक डोज, जो इन दोनों में से कम है उसको सेम रूट के द्वारा हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे, बॉडी के अंदर देंगे, जैसा रूट हम ह्यूमन के लिए सोच रहे हैं। अगर हम ओरली करें तो ओरली, इंट्रावीनस वे के थ्रू चाह रहे तो इंट्रावीनस, तो सेम जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो एनिमल के अंदर फॉलो करेंगे। डोज को डिफाइन की जो लिमिट है वो 2 ग्राम पर kg या फिर अदर्स 10 टाइम ऑफ द इंटेंडेड क्लिनिकल थेराप्यूटिक डोज के इसके ऊपर होगी। फ्रिक्वेंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के कितने समय में, तो उनके कहना है कि 24 आवर के पीरियड के अंदर या तो वो 1 डोज के अंदर दी जानी चाहिए या फिर उसकी 4-5 डोज, जैसे भी आपकी कन्वीनियंट है उसके हिसाब से, नॉट आपकी कन्वीनियंट, एज पर द रिक्वायरमेंट उसको हिसाब से हम दे सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 1 डोज के अंदर लेने के बाद ही वो एनिमल बहुत बुरी तरह से एक नॉर्मल बिहेवियर छोड़ देता है, तो मैं तब यहाँ पर इन सब चीज़ों के टॉक्सिकोलॉजी अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है। स्टडी ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें करनी है? तो टॉक्सिक साइन, क्या टॉक्सिक साइन है? मीन्स पहले वो अच्छी तरह से घूम रहा था या चल रहा था, उसने चलना बंद कर दिया, और ठीक है, हाथ हिलाने पर भी वो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। सेवरिटी, ठीक है, ऑनसेट ऑफ क्या प्रोग्रेशन, मान लीजिए स्किन के ऊपर करें तो स्किन का कितनी तेजी से बढ़ रहा है। रिवर्सेबिलिटी ऑफ द साइन, मोर्टेलिटी, मर रहा है तो मोर्टेलिटी रेट क्या है। इफ एनी फॉर 14 डेज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, मतलब 14 दिन के अंदर हमें इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उनको किस वे में चेक करना है? फर्स्टली व्हाट इज द बॉडी वेट, क्या है, या फिर बॉडी वेट चेंज मीन्स आपने सपोज, जैसे मैंने कहा कि पहले उसके अंदर हमने 6 एनिमल पर सेक्शन 12 ले लिए, तो बॉडी वेट, हर एक का बॉडी वेट स्टडी स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद जब स्टडी 14 डे से जो भी टाइम पीरियड है उस स्टडी टाइम पीरियड के बाद उसका बॉडी वेट कितना रहा, कितना चेंज आया, कम हुआ या ज़्यादा हुआ।
उसके बाद टेबुलेशन ऑफ द रिस्पॉन्स डाटा इन द डोज लेबल फॉर ईच एनिमल। जो रिस्पॉन्स आप डाटा पैथोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड के सैम्पलिंग या अदर्स उसके थ्रू डोज लेवल के बाद चेक कर रहे हो, उसको टेबुलेट करना, टैबलेट फॉर्म के अंदर उसको लेना। मस्ट एनिमल जो है टॉक्सिसिटी के साइन शो करेगा, नेचर, सेवरिटी, ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट एंड द मोर्टेलिटी, इन सब चीज़ों को टैबलेटेड करना। ठीक है। इंडिविजुअल वेट ऑफ द एनिमल एट द डेट ऑफ डेजिंग इन वीकली इंटरवल देयर आफ्टर एंड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द सेक्रीफाइस। मैंने पहले बता दिया उसके अंदर वेट लेना है, उसके बाद वीकली इंटरवल पे चेक करना है, और उसके बाद डेथ या फिर सेक्रीफाइस, जिससे मतलब वो रहता आपका क्लिनिकल जो आपकी टेस्टिंग चल रही है टॉक्सिकोलॉजी का, उसका लेना। टाइम कोर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ द साइन ऑफ द टॉक्सिसिटी एंड वेदर दीस वर रिवर्सिबल फॉर ईच एनिमल। तो जो जिस टाइम पीरियड के अंदर जो साइन है टॉक्सिसिटी के वो सामने आने चालू हुए, कितने टाइम पीरियड के अंदर चालू हुए, जैसे 24 घंटे के बाद पीरियड के अंदर आपने उसको दवाई दी, मेडिकेशन दी अपनी, जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं टॉक्सिसिटी, उसके बाद 5 दिन में, 7 दिन में, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कितने समय बाद उसके अंदर वो टॉक्सिसिटी की साइन अपीयर होने चालू हुए, उसके बारे में जानकर रखना, उसको क्रिटिकली वॉच करना। ऐसा तो नहीं कि दिया फिर ठीक हो गया, उसके बाद फिर वो साइन अपीयर हो गए, तो वो भी चेक करना। नेक्रोप्सी मीन्स necropsy finding and any histopathological finding of each animal if available। so ये जो necropsy है मीन्स इसके बारे में क्या करना है कि जो भी डेड बॉडी है एनिमल्स की, उसका सर्जिकल एग्जामिनेशन करना, और डिसीज के कारण उसके जो डिफरेंट ऑर्गन के अंदर, टिश्यूज के अंदर चेंज आ रहा है, उसको चेक करना अगर पॉसिबल हो सके। ठीक है। मैक्सिमम टॉलरेटेड, कितनी डोज एनिमल टॉलरेट कर पा रहे हैं, उसके बारे में भी कैलकुलेशन लेना, और स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द रिजल्ट जो आपके पास हुए उसको स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वाया कंप्यूटराइज और वाया विद द हेल्प ऑफ द एनी बायोस्टैटिस्टिशियन, जो उनके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जो उनके जिसको हम कहते हैं फार्मूलेज होते हैं, उसके भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको रिजल्ट्स को आप स्टैटिस्टिकली इवैल्यूएट करना है आपने। रिपीटेड डोज, जिसको उन्होंने दोनों टर्म्स दिए, सब एक्यूट और द सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी। मीन्स जो डेफिनेशन है सब क्रोनिक की, वो कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एज द ओपिनियन this is that to demonstrate the adverse effect occurring as a result of repeated daily dose of the chemical for part not exceeding 10% of the life span of the animal। तो इसके अंदर क्या है कि आप जो ड्रग दे रहे हैं उसको डेली रिपीटेड डोज उसको दे रहे हैं, और उसके अंतर्गत आप एक लॉन्ग टर्म्स के अंदर, लॉन्ग मतलब स्टडी जो लंबे समय अंतराल के अंदर आप उसका इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको उन्होंने कहा कि अगर हम एनिमल्स के ऊपर 14, 21 या 28 दिन की स्टडी करते हैं, तो इसको हम ये कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड वी आर गोइंग फॉर द सब एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी। और अगर हम 90 दिन से लेकर और 150 दिन तक की स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं सब क्रोनिक स्टडीज। तो जो सब एक्यूट और सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज है, इसको हम इस रूप में मान सकते हैं कि अगर ये लगभग 14, 21 या 28 दिन के अंदर जो स्टडी की जा रही है, हम इसको कहेंगे सब एक्यूट, और जो अगर 90 दिन या उससे ज़्यादा 150 दिन तक की स्टडी की जा रही है, हम इसको कहेंगे सब क्रोनिक, और जो इससे ऊपर की जा रही है उसको हम कहेंगे क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज। इसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि आप रिपीटेड डेली डोज दे रहे हैं किसी स्पेसिफिक केमिकल या हर्ब्स की, उसकी टॉक्सिसिटी के लिए, दैट इज नॉट एक्सीडिंग ऑफ द 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग एनिमल स्पीसीज, इनका कहना है कि दैट स्टडी, दिस टाइप ऑफ स्टडी शुड बी कैरिड आउट इन 2 मैमेलियन स्पीसीज, जिसमें एक जो है वो नॉन रोडेंट होना चाहिए
मेल और फीमेल दोनों सेक्स इसके अंदर यूज़ करे जाने चाहिए। इसके अंदर जो एनिमल्स का जो नंबर्स हैं, जो क्वांटिटी है, दैट शुड बी एटलीस्ट मिनिमम 10। प्रीवियस केस के अंदर शायद वो 5 थी एक्यूट के अंदर, तो सब एक्यूट और सब क्रोनिक के अंदर हमें मिनिमम 10 मेल और 10 फीमेल एनिमल्स लेने चाहिए अगर हम रोडेंट्स यूज़ कर रहे हैं माइस। और अगर हम नॉन रोडेंट यूज़ कर रहे हैं देन हमारे पास 3 मेल और 3 फीमेल होने चाहिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेम होगा जो हम ह्यूमन के लिए रिकमेंडेड कर रहे हैं। डोज लेवल इसके अंदर क्या है कि द स्टडीज रिक्वायर्ड टू बी डन विद द 3 डोज लेवल, उनका कि 3 डोज लेवल होने चाहिए। हाई डोज लेवल, लो डोज लेवल होना चाहिए। तो इनका कहना है कि हाई डोज लेवल मीन्स इट शुड प्रोड्यूस द ऑब्जर्वेबल टॉक्सिसिटी, मीन्स जो हाई डोज मीन्स आप इतनी अमाउंट दोगे जो मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज की, और वो किसके थ्रू सिलेक्टेड होगी, दैट शुड बी सिलेक्टेड थ्रू द सिंगल डोज एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी, जो हमने पहले बताया था कि एक बारी में ड्रग 24 आवर में, तो उसके बेस पे हम सिलेक्ट करेंगे कि हाई डोज लेवल के जिसको देने के बाद इमीडिएट टॉक्सिसिटी ऑब्जर्व हो सके, जिसके बारे में पता चल सके। और लो डोज मीन्स आप उसे दोगे लो डोज तो उसके अंदर आपको एकदम इमीडिएट दिखने वाली जो टॉक्सिसिटी है, जो टॉक्सिसिटी साइन है, वो आपको नहीं दिखाई देगी। सो इन दिस डोज देयर इज द एडिशन ऑफ एटलीस्ट 1 मोर डोज दैट कैन enhance the possibility of observing a dose response relationship. This is the third type of dose, means ऐसी डोज भी हमें उसको देनी पड़ेगी लेवल जिसके थ्रू हम जो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है कि कितनी डोज दी तो एनिमल ने कितना रिस्पॉन्स दिया, उसके बारे में भी रिलेशनशिप को हम अच्छी तरह से उसकी पॉसिबिलिटी को चेक कर सके। इन एडिशन व्हीकल कंट्रोल ग्रुप शुड बी एडेड, मीन्स व्हीकल कंट्रोल ग्रुप मीन्स जो कंट्रोल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप मीन्स करेगा जैसे क्लिनिकल में आप सबने प्लेसिबो पढ़ा है कि ऐसी मेडिकेशन जिसमें उसमें एक्टिव पार्ट एपीआई नहीं है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज को कह रहे हैं कि व्हीकल मीन्स मान लीजिए आप किसी लिक्विड के माध्यम से आप अपनी जो हर्बल ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड पार्ट को उसमें जोड़ के दे रहे हैं, तो हमें एक ऐसा कंट्रोल ग्रुप भी रखना पड़ेगा जिसके अंदर हम व्हीकल मतलब वो लिक्विड तो दें लेकिन उसके अंदर हर्बल एक्सट्रैक्ट या कुछ और ना हो, तो इसको इन्होंने नाम दिया व्हीकल, इसको हम नाम देते हैं व्हीकल कंट्रोल ग्रुप। पीरियड ऑफ एक्सपोजर, अब ये भी इन्होंने दिया हुआ है कि भाई ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द स्टडी शुड बी एज पर इंटेंटेड थेरेप्यूटिक ड्यूरेशन, कि एक्सपोजर कितना होना चाहिए। सिंगल डोज का एक्सपोजर विद इन 2 वीक, फॉर द मोर देन उसके लिए अगले के लिए 4 वीक्स, फिर 12 वीक्स, फिर 24 वीक्स, और जितना भी आप ट्रायल ड्रग का एक्सपेक्टेड पीरियड यूज़ करने के लिए, तो ये सब क्रिटिकल, सब क्रोनिक और सब एक्यूट और उसके लिए किया जा रहा है। रिकवरी फेज को भी आपको चेक करना है। सो रिकवरी फेज मीन्स व्हाट इज द रिकवरी मीन्स to investigate the recovery phase means 50% of animal in each group are allowed to live at least for the 15 days after the cessation period of administration of the test substance. Means आपने अपने टेस्ट पूरे कर दिए, उसके बाद जो 50% उसमें एनिमल है उसको 15 दिन या जितनी भी आप टाइम पीरियड देख रहे हैं उसके हिसाब से उसको जिंदा रखिए, उसको फीड के ऊपर रखिए, कुछ और को उनके, ताकि आपको पता चले कि रिकवरी फेस हो रहा है या रिकवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं किसी, क्योंकि आप जिसके ऊपर भी करेंगे एनिमल के ऊपर तो सबसे पहले आपको वो जो एनिमल्स है उसको उस डिजीज से इन्फेक्टेड करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो उसके लिए रिकवरी फेस ऑब्जर्वेशन हमें कौन कौन सी करनी है, सब एक्यूट और सब क्रोनिकल में। तो एक तो जनरल साइन आपको चेक करना है, ठीक है, कि जनरल साइन मीन्स इट इंक्लूड द मॉनिटरिंग ऑफ द होम केज एक्टिविटी के बिहेवियर कैसा है, कन्वर्जन, बाइटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लोकोमोटर एक्टिविटी क्या है, ट्रेमर्स, आई प्रोमिनेंस, हेयर कोट, लैक्रिमेशन, सैलिवेशन, रेस्पिरेशन कैरेक्टर इन द रेट, fecal excretion, urine output at frequent interval at least twice in a week। मैं हफ्ते में 2 बार इन सब पैरामीटर्स कुछ अलग अलग हैं, आपको उसको जनरल साइंस को मॉनिटर करना चाहिए। बॉडी वेट,
तो एटलीस्ट वंस ए वीक बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी डन। मीन्स आपने एक बार ड्रग स्टार्ट करी, उसके बाद एक वीक में एक बार उनका वेट चेक जरूर होना चाहिए। वंस द टेस्ट मटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टार्टेड, बॉडी वेट हैव टू बी मॉनिटर्ड वीकली वंस फॉर फर्स्ट 3 months, followed by every 4 months in case of experimental duration is more than 3 months। तो अगर एक बार एडमिनिस्टर कर दिया जाता है तो अगर 3 महीने तक के आपको उसको वीकली चेक करना होगा, लेकिन अगर हम 3 महीने से ज़्यादा कर रहे हैं देन मतलब आप एक्सपेरिमेंटल ड्यूरेशन जो आपका टाइम पीरियड है 3 महीने से ज़्यादा है, देन इट शुड बी गो विद द एवरी 4 वीक में एक बार उसके बाद इसका वेट अवश्य लिया जाना चाहिए।